हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज आप सभी को लेट्स लर्न बाय डीके में स्वागत है। आज हम क्लास 10th नागरिक शास्त्र अध्याय 2 संघवाद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है कि नगर निगम के अध्यक्ष के पद का आधिकारिक नाम क्या है। तो नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं उसे मेयर कहा जाता है। अगला सवाल है अवशेष शक्तियाँ या इसी को अवशिष्ट सूची कहा जाता है। जैसे कि बता दें कि वैसे तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होती है, बट इन तीनों सूचियों में से जो विषय बच जाते हैं उसे क्या किया जाता है, अवशिष्ट शक्ति या अवशिष्ट सूची में जो है रख दिया जाता है। तो इसका डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, वैसे विषय जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं उन्हें अवशेष शक्ति या विषय कहा जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होती है। अगला सवाल है कमिंग टुगेदर के मुख्य 2 उदाहरण दीजिए। तो कमिंग टुगेदर का अभिप्राय यह है जब क्या किया जाता है, 2 या 2 से अधिक प्रांतों या फिर तो बहुत छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर के एक बड़ा प्रांत बना दिया जाता है और उसमें जो है शासन संचालित किया जाता है, तो उसे कमिंग टुगेदर कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है होल्डिंग टुगेदर संघ के 2 उदाहरण दीजिए। तो होल्डिंग टुगेदर अर्थात जब एक बड़े देश को छोटे छोटे टुकड़ों में विविधता के आधार पर बांट दिया जाता है तो उसे होल्डिंग टुगेदर कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भारत और स्पेन। अगला सवाल है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो जब केंद्र तथा राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला सवाल है संघवाद क्या है। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं उसे हम संघवाद कहते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा की सूची में शामिल किया गया है। तो 22। आप यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि हिंदी सहित कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा की श्रेणी में रखा गया है। तो आप बताइएगा कि इसो के एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का केवल एक ही स्तर होता है एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। अगला सवाल है पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। तो पंचायती राज अर्थात स्थानीय ग्रामीण सरकारों को ही पंचायती राज कहा जाता है। गठबंधन सरकार क्या होती है। तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय वैसी सरकार से है जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था। तो भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश था, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन की मांग 1956 में उठी थी और लागू भी हो गई थी। 13वां क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था मुख्यतः कितने तरीके से गठित होती है, व्याख्या कीजिए। तो संघीय शासन व्यवस्था मुख्यतः 2 प्रकार से गठित होती है जो निम्नलिखित है। पहला को कहते हैं कमिंग टुगेदर अर्थात 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर के एक बड़ी इकाई गठित की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। दूसरा को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर अर्थात बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जैसे भारत। 14वां नंबर सवाल है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर तो ऐसे पूछ सकता है भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दोनों का उत्तर आप सेम लिख दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बट ज़्यादा मायनर नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्न है। पहला है सरकारों को का 2 या 2 से अधिक स्तर होना, मतलब कि इसमें जो है सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर होता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती, जैसे भारत, बेल्जियम आदि। अगला है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन चलाती है। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट वर्णित होते हैं जिससे टकराव की स्थिति ना बने। चौथा है कि संविधान के मूल प्रावधान बदलने के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक है। पांचवा है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है तथा विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाती है।
15 नंबर सवाल है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर है। पहले इधर लिखिएगा संघात्मक शासन, एक तरफ लिखिएगा एकात्मक शासन। इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है, जबकि इसमें एक ही स्तर की सरकार होती है। इसमें लिखिएगा कि संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना जरूरी होता है। इसमें लिखिएगा जबकि एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना जरूरी नहीं है। इसमें लिखिएगा कि इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, जबकि इसमें जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। अगला लिखिएगा कि किसके अंतर्गत मुख्य रूप से भारत, बेल्जियम आदि देश आते हैं। इसमें लिखिएगा कि मुख्य रूप से श्रीलंका आदि देश आते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। ओके, अगला सवाल है विकेंद्रीकरण क्या है। इसके लिए भारतीय संविधान में क्या क्या व्यवस्था दी गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का आशय सत्ता का निम्नतर स्तरों तक हस्तांतरण ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब केंद्र और राज्य सरकार की कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है तो यह स्थिति सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे व समस्याएं हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। साथ ही लोगों को अपने क्षेत्रों की अच्छी समझ होती है और उन्हें पता होता है कि मूल समस्या क्या है। सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा स्थानीय लोगों को निर्णयों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो पाता है। इससे सामान्य लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी की आदत पड़ती है। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति जो है आदर्श है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत एवं प्रभावी बनाने हेतु सन 1992 में संविधान संशोधन कर बड़ा कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई। पहला क्या है कि स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता की गई। दूसरा है कि महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व करने के लिए सीटें आरक्षित की गई और 33% आप जानते हैं। तीसरा है प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया। चौथा है कि राज्य सरकारों को अपने राज्य और अधिकारों का कुछ भाग स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, इस तरह से इस अध्याय को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए। उम्मीद है आपको ये पूरा अध्याय समझ में आएगा। आप यकीन मानिए, आप किसी भी राज्य के स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड देते हैं तो आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में यह सब सवाल आएंगे, है ना। तो मैं यकीन करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक यू और शुभ संध्या।